सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक मुल्क के सरबराह को अपनी बेटी से बहुत प्यार था, वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उस हाकिम के पास कई दहाइयों से इक़्तिदार था। सियासत में कब कहाँ क्या करना है हाकिम अच्छी तरह से जानता था। अच्छा, उसने नज़रिया ज़रूरत के तहत अपनी जमात के बयानिए भी तब्दील किए, यानी बर वक्त चालें चली और हाकिम बना। उस हाकिम की बेटी अपने वालिद की जानशीन समझी जाने लगी। वो हर लम्हे ट्विटर पर एक्टिव रहती। गुस्से की इतनी तेज़ थी कि उसका गुस्सा ना सिर्फ ट्विटर पर इदारों और अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ नज़र आता, बल्कि घर के अंदर माँ और सगी बहनों के साथ उसके ताल्लुकात सही नहीं थे। पसंद की शादी की मगर नाकाम रही। उस हाकिम की बेटी की ज़ाती ज़िंदगी कामयाब नहीं थी, लेकिन उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उस हाकिम की बेटी ने कई मीडिया हाउसेस में सरमायाकारी भी कर रखी थी जो उसके गुण गाते थे। कई ममालिक में उस हाकिम की बेटी के कारोबार फैले हुए थे। समाजी कामों में भी वो आगे आगे दिखाई देने की वजह से हर वक्त खबरों में रहती थी, नज़र आती थी खबरों में। अच्छा, पूरे मुल्क में उसके गुण गाए जाते थे। चारों जानिब उस हाकिम की बेटी की, यानी हम कह सकते हैं कि धूम मची हुई थी। एक दिन उस मुल्क की अपोजिशन ने हाकिम और हाकिम की बेटी पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद करते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया, लेकिन हाकिम और उसकी बेटी साफ मुकर गए। हाकिम की बेटी बोली कि उसकी किसी मुल्क में कोई जायदाद नहीं है, लेकिन तहकीकात आगे बढ़ी तो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के शवाहिद सामने आते चले गए। उस खातून के हिमायती मीडिया हाउसेस तक बदउनवानियों में मुलव्विस पाए गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? मुकदमात कायम होते चले गए और जैसे जैसे तहकीकात का दायरा वसी हुआ, हाकिम की बेटी से मुताल्लिक मज़ीद करप्शन के सबूत भी सामने आने लगे। कई ममालिक में उस हाकिम की बेटी की जायदादें निकल आईं। अब नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल मुंतकिल कर दिया गया। गुस्से की तेज़ इंतहाई अमीर, जिसकी जायदादें कई ममालिक में फैली हुई थीं, जिसने कई मीडिया हाउसेस में शेयर्स खरीद रखे थे, वो सब धरे का धरा रह गया। उस हाकिम की बेटी का ट्विटर अकाउंट भी खामोश हो गया। मैं बात कर रही हूँ उज़्बेकिस्तान के साबिक सरबराह इस्लाम करीमोव की बेटी गुलनारा की, जिसने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स देकर रिहाई की दरख्वास्त भी की। करप्शन और लूट मार पर अपनी कौम से माफ़ी भी मांगी। ताकत का नशा जब टूटता है ना, तो फिर इंसान को मौका नहीं मिलता। जो शख्स भी ताकत के नशे में खुद को ज़मीनी खुदा समझ बैठता है, उसका अंजाम शर्मिंदगी और शर्मसारी के अलावा कुछ नहीं होता। आज मरियम नवाज साहिबा एक बार फिर अदालत में पेश हुई। उनकी पेशी पर हुकूमत ने पहले से ही इंतजाम कर रखे थे, क्योंकि इससे पहले मरियम नवाज साहिबा जब नैब दफ्तर गई थी तो जो कुछ हुआ था वो किसी से ढका छुपा तो था नहीं। जानी और माली नुकसान से बचने के लिए हुकूमत ने सिक्योरिटी इंतजामात सख्त किए, जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा के कारकुनों समेत मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमाओं को भी हाई कोर्ट जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा नाज़रीन, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरी समझ में बात नहीं आती कि ये जो मिसालें सेट करने वाले हैं, ये कोई ऐसी मिसाल सेट क्यों नहीं करते जिससे मुआशरा और कौम की इस्लाह हो। यानी बुलाया था अदालत ने, ठीक है, अब सुनते जाइए, बुलाया था अदालत ने, पेश होना था अदालत के सामने। कारकुनों को लेकर जाने की भला क्या ज़रूरत थी? हुल्लड़बाजी की क्या ज़रूरत थी? मुल्क में क्या कोई का जो पूरी मुस्लिम लीग नून सारे काम छोड़ के एक पेशी पर जाने के लिए मरियम नवाज साहिबा का इस्तकबाल करने को बेचैन थी? ये ज़रा पहला क्लिप देखिए। आज इमरान खान की और इमरान खान की हुकूमत की हकीकत आपके सामने है कि एक खातून हाई कोर्ट में पेशी के लिए आई हैं और आज सारे इस्लामाबाद की पुलिस, रेंजर, एफसी यहां पर तैनात है। ये वो खौफ है, इक़्तिदार की हवस है जो आज इमरान खान बंद दरवाजों के पीछे बैरियर लगाकर
बार्ब्ड वायर लगाकर असला समेत पुलिस खड़ी कर कर अवाम को रोके हैं। अच्छा नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वैसे औरत कार्ड खेलते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। और खातून सिर्फ मरियम नवाज तो नहीं है, याद करें शहीद बेनज़ीर भुट्टो, क्या खातून थी। और वो खातून जिन्होंने वाकई सही और हकीकी मायनों में जिद्दोजहद की है, उसी खातून के खिलाफ जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ताहयात कायदे मोहतरम ने किया, वो याद है। और तारीख इतनी भी पुरानी नहीं है कि आप भूल बैठे हो कि क्या कुछ किया गया उनके खिलाफ। दूसरी बात, खातून जो अदालत आलिया में पेशी के लिए गई थी, उनको अपने साथ इतना लाओ लश्कर ले जाने की भला क्या ज़रूरत पड़ गई। वो खातून कोई मस्बत, कोई अच्छी रिवायत अगर कायम कर देती तो क्या हर्ज था, क्या बुराई थी। क्या ज़रूरी है कि हर पेशी पर अदालत के बाहर आप सियासी मुखालिफ को ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में गला फाड़ फाड़ के गालियाँ निकालें और ख़ुद को बेकसूर बताने की कोशिश करें? क्या ये तरीका है खुद को बेकसूर बताने का कि मुखालिफ को बड़ी बड़ी गालियाँ निकाली जाए? आप खुद को बेकसूर बताने की कोशिश ही क्यों करते हैं इस तरह के तरीके अपना के? फैसले अदालतों को करने दें। और तीसरी बात, इक़्तिदार का खौफ, असलहा, सिक्योरिटी, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए नया तो नहीं होना चाहिए था यकीनी तौर पे। 3 बार हुकूमत में रहने वाले नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के हर फर्द के पास सिक्योरिटी, असलहा और प्रोटोकॉल रहा है और उनकी वजह से कई घंटों एक आम आदमी ख्वार हुए है सड़कों पर। भूल गए हैं आप लोग? रिक्शों में, चिंचियों में बच्चे पैदा हुए आप लोगों के प्रोटोकॉल्स की वजह से। और भाई साहब, ये जलसा तो था नहीं जहां आप तमाम अफराद इतनी बेसब्री से मरियम नवाज के साथ जाने को तैयार थे। तो मरियम नवाज के साथ जाना था, इतने बेसब्री थी कि जलसा तो नहीं था ना, ये उनकी पेशी थी, ये वो पेश होकर आ गई। और जहां तक बात रही काफिले की, तो काफिले बेशक लेकर चलें, लेकिन अदालतों और कानून का एहतराम मद्देनजर रखें, जो कि आप लोग नहीं रखते। क्या भूल गए मरियम नवाज साहिबा की इससे पहले वाली पेशी पर क्या कुछ हो गया था, सूरत हाल क्या पैदा हो गई थी? अगर भूल गए हैं ना तो इनको ज़रा याद करवाइएगा। टीम चलाइए क्लिप। ये वो वजूहात थीं जिनको देखते हुए मरियम नवाज साहिबा की पेशी पर इतने सख्त इंतजामात करने पड़े। इस पर मजम्मत करने के बजाय आप सबको माजरत करनी चाहिए, इसलिए कि इस मुल्क में अगर एक गरीब अदालतों में पेश होता है तो क्या ऐसे पेश होता है? अगर एक आम आदमी को अदालत में पेश होना पड़ता है तो उसका तरीकाकार क्या ये होता है? आप भले कौमी रहनुमा हैं, आप चाहे नाम नेहाद लीडर हैं, लेकिन कानून के सामने आप भी उसी तरह जवाब दें जिस तरह इस मुल्क का एक आम आदमी। बस बात खत्म। और आप लोगों को बात समझ नहीं आती क्योंकि आप लोग अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। आप लोगों को पार्लियामेंट आने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन ऐसे मौके आप लोग हाथ से जाने नहीं देते। इस मुल्क में हर चीज़ का, अफसोस के साथ कहूँगी कि म्यार दोहरा है। बीमार अगर आम आदमी है तो उसके लिए म्यार अलग है, और अगर अमीर शख्स बीमार है तो उसका म्यार अलग है। मुल्जिम एक आम आदमी है तो उसके लिए म्यार अलग है। अगर अमीर या बड़ा आदमी मुल्जिम है तो म्यार ही अलग है। चोरी अगर एक आम बंदे ने कर ली तो उससे कैसे निपटा जाएगा, उसका म्यार बिल्कुल अलग है, और आप सब जानते हैं क्या म्यार। और चोर अगर कोई बड़ा आदमी है, अमीर शख्स है, बासर शख्स है, तो उसका म्यार पता है सबको, बिल्कुल अलग है। और ये निज़ाम आप सबके मुंह को लग चुका है। इसलिए आप लोग ये सोच कर बैठे हैं कि अगर इल्ज़ामात क़यादत पर हैं, बड़े लोगों पर हैं, आपके रहनुमाओं पर हैं, तो फिर कानून क्या और अदालत क्या? क्या में बात करने के लिए कोई मसला नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी जो आप तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात यहाँ सड़कों पर ये देखने को पहुंचे हुए थे कि इस्लामाबाद में कितनी पुलिस है और कितनी रेंजर्स है? चलाइए कि सर इनका अगला क्लिप। हाई कोर्ट वो जगह होती है जहां पर हर शहरी को जाने का हक होता है असूल इंसाफ के लिए। आज इस्लामाबाद के शहरी जो मुस्लिम लीग का वर्कर है, जो लीडर है, जो पार्लियामेंटेरियन है, आज 2 मील दूर बैरियर लगाकर उसको रोका गया है। क्यों? कौन से कानून के तहत? क्या किसी ने कोई पत्थर मारा, किसी ने कोई धक्का दिया, किसी ने कोई गाली निकाली? आज कम से कम 20 पार्लियामेंट के मेंबर, MNA, सेनेटर बारिश में खड़े हैं, लेकिन एक एसी कहता है कि मैं मजबूर हूं, मैं इजाजत नहीं दे सकता।
वहां से हम आए, 3 चेक पोस्टें क्रॉस करके यहाँ आए हैं। अब यहाँ पर ये साहब खड़े हैं, उनका रवैया आपके सामने है। हाई कोर्ट वो जगह होती है जहां पर हर शहरी को जाने का हक दिया जाता है, जहां पर हर शहरी बासानी इंसाफ के हुसूल के लिए जा सकता है। हाई कोर्ट वो जगह होती है जहां हर शहरी अपना मुकदमा लेकर जा सकता है ताकि उसको रिलीफ दिया जा सके। अच्छा, इसके साथ कानून के मुताबिक बर्ताव भी किया जा सके, ये उम्मीद लेकर जाता है। यानी हाई कोर्ट एक मोहतरम जगह है, यानी हाई कोर्ट वो जगह है जिसकी इज्जत करना हर शहरी पर फ़र्ज़ है, मुझ पर फ़र्ज़ है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर फ़र्ज़ है, हम तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है। तो मरियम नवाज साहिबा पर भी फ़र्ज़ है। कोई मार्स से तो नहीं उतरी हुई वो, कोई जुपिटर से तो नहीं उतरी वो। शहबाज शरीफ साहब पर भी फ़र्ज़ है, वो भी कहीं किसी और सियारे से तो नहीं आए। हम तमाम पाकिस्तानियों पर फ़र्ज़ है। नवाज शरीफ साहब पे भी फ़र्ज़ है, शहबाज शरीफ साहब पे भी फ़र्ज़ है, मरियम नवाज साहिबा पे भी फ़र्ज़ है। और एक होती है सुप्रीम कोर्ट, जिसको कहा जाता है अदालत उज़्मा। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, अदालत उज़्मा मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी बड़ी अदालत होती है, यानी ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कहलाती है। जब कोर्ट का एहतराम मैंने आप सबको बताया कि हम सब पर लाजिम है, हम सब पर फ़र्ज़ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त करना यकीनन फ़र्ज़ है। और उसी सुप्रीम कोर्ट के साथ नवाज शरीफ साहब, उनके साथी, उनकी जमात के बड़े रहनुमाओं और कारकुनों ने जो सलूक किया था, अगर ये लोग भूल गए हैं तो रज़ा ज़रा क्लिप चलाइएगा, याद करवाइएगा। तो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तारीख क्यों भूल जाते हैं आप? तारीख मत भूला करें। आप लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा था, अदालत उज़्मा जो कि बहुत बड़ी अदालत है, तो फिर ये तो हाई कोर्ट है। ये वो सुप्रीम कोर्ट था जिस पर पार्लियामेंटेरियंस, अवामी और जमहूरी नुमाइंदों ने जत्थों की शक्ल में, बाकायदा जत्थों की शक्ल में हमला किया था। ये वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है जिस पर हमला करने वालों में आपके सीनियर तरीन, मोअज़्ज़िज़ तरीन, बकौल आपके सीनियर तरीन रहनुमा और कायदीन शामिल थे। और जिस खातून का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, जिस खातून की बेबसी और लाचारी का आप रोना रो रहे हैं, जिस खातून की पेशी पर किए गए सख्त जो सिक्योरिटी इंतजाम थे उसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, उन खातून की मुल्क की अदालत के बारे में जो इरशादात हैं, यकीनन आपको वो भी भूल गए होंगे, क्योंकि मतलब की बातें आप लोग याद रखते हैं। मैं तो आपको नहीं भूलने दूंगी। एक और क्लिप है, जरा मरियम नवाज साहिबा के बयानात का सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्या ये राय रखती थी, वो भी चलाइएगा जरा। तो ये हैं वो खातून, ये हैं वो खातून जिनके वालिद ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर हमला किया और इसके बाद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर इल्ज़ामात लगाए, फौज पर भी इल्ज़ामात लगाए। ये वो खातून है जिन्होंने बराह रास्त अपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर लफ्जी गोलाबारी की, अपनी मुल्क की अदालत के किरदार को मशकूक बनाने की कोशिश की। ये वो खातून है जिनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी, लेकिन फिर इतनी जायदादें निकली कि अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह कहते कहते पूरी कौम का मुंह दुख गया, मुंह थक गया। ये वो खातून है जिनके 45 साल नन्हे मुन्ने 2 भाई अपने वालिद से मिलने एक बार भी जेल ना आए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो इश्तिहारी हैं, फरारी हैं। ये वो खातून है जिनके एक अंकल रिश्तेदार इसहाक डार साहब मुल्क के खजाने को टीका लगाकर बर्बाद करके बैरूने मुल्क आराम फरमा रहे हैं और वहां बैठकर वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं। ये वो खातून है जिनके वालिद मोहतरम ने मुल्क का वजीर आज़म होते हुए भी अपने बच्चों की कंपनी का मुलाजिम बनना पसंद किया और अपने बच्चों से तनख्वाहें वसूल की। ये वो खातून है जिनके वालिद मोहतरम पहले अपने बच्चों की किफ़ालत करते रहे, फिर उन्हीं के पास मुलाजमत इख्तियार कर ली। ये वो खातून है जिनके भाई लंदन के जो रहते थे, उनका किराया हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से जाता था और वो फ्लैट्स कब खरीद लिए गए, वो महंगे तरीन फ्लैट्स कब उन खातून के भाइयों के नाम हो गए, पता ही ना चल सका बेचारी कौम को। और इन्हीं खातून की पेशी पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हुकूमत वक्त पर इतनी सख्त तनकीद कर रहे हैं। देखिए जरा, आज अवाम को दबाया जा रहा है। आज इस हुकूमत में हाई कोर्ट के अंदर रसाई बंद कर दी गई है। ये दुनिया के किसी मुल्क में मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में मुमकिन है कि हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं, इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। जब इंसाफ के दरवाजे बंद होंगे तो फिर एनार्की आएगी, फिर इंतशार फैलेगा। इमरान खान जरा कान खोल के सुन लो, ये दरवाजे बंद करने से पाकिस्तान के अवाम नहीं रुकेंगे। कि तुम्हारी करप्शन तुम्हें, तुम्हारी हरकतों को इंशाल्लाह उठाकर बाहर फेंकेंगे। जो लीडर एक खातून से खौफजदा है, हजारों की तादाद में पुलिस
पुलिस मौजूद है। किसको रोकने के लिए? एक खातून को रोकने के लिए। चलो दे दो। जो हुकूमत एक खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये माइक पाकिस्तान की अवाम को कैसे बर्दाश्त करेगी? ये बिल्कुल हकीकत है कि कारकुनान किसी भी जमात के हों, वो आवाम में से ही होते हैं, लेकिन वो पूरे मुल्क के अवाम की तर्जुमानी नहीं कर सकते। ये नून लीग के कारकुनान थे। कितने थे इस बहस में नहीं पड़ना, लेकिन इनके साथ ज़्यादती की गई, इनको बुलाकर ख्वार करवाकर इनके साथ यकीनी तौर पे नाइंसाफ़ी की गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुस्लिम लीग नून के छोटे और जो सादे MPAs हैं उनके साथ हमेशा ज़्यादती की जाती है। क्यों बुलाया था इनको? इनका क्या लेना था? क्या लेना देना था भाई? क्या लेना देना था इनका? हाई कोर्ट में अफराद का जाना आखिर क्यों ज़रूरी था? इनका क्या लेना देना था इस पूरी सिचुएशन से? मुझे ज़रा को समझा दे। इनको इजहार एकजहती करने के लिए अगर बुलाना ही था तो आप मरियम नवाज साहिबा की रिहाइशगाह पर बुलाते। क्यों आप लोग अपने एक आम वोटर को इसी तरह ख्वार करवाते हैं और करवाते चले जाएंगे? आखिर कब तक? क्या ये बेचारे लोग इसीलिए रह गए जो अपने घर के सारे काम छोड़कर आपके लिए यहाँ हाथ में पकड़े खड़े होंगे? आप अपनी AC वाली गाड़ियों में बैठ कर आए, बेहिस्सी की हद है ना नाजरीन। और ये बेचारे गर्मी में ख्वार हो रहे हैं, उनके लिए ये AC वाली गाड़ी में बैठ के तमाशा देखें और पेशी भुगत कर ये लोग चले जाते हैं। AC वाली गाड़ी से निकलते हैं, पेशी भुगतते चले जाते हैं। ये बेचारे इसी गर्मी में खड़े होते हैं हार पकड़ के, कभी भंगड़े डालें, कभी नारेबाजी करें, कभी इन बड़े लोगों के लिए दुआएं करें, कभी ये आप लोगों के लिए एहतजाज करते हैं। कब तक इस मुल्क के एक आम आदमी के साथ यही सलूक किया जाता रहेगा? वो नून लीग का वोटर हो, पीपल्स पार्टी का हो या तहरीक इंसाफ का हो, एक आम इंसान है, एक आम शहरी है, एक आम पाकिस्तानी है। उसके साथ ये रवैया किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। क्या मुहज़्ज़िब जमहूरी माशरों में जो उनके लीडर्स हैं, क्या ये मिसालें सेट करते हैं अपने लोगों के लिए? बात आप लोग करते हैं तैयब उर्दगान की। तैयब उर्दगान से नीचे तो किसी की बात नहीं करते मिसाल देते हुए। बात आप करते हैं नेल्सन मंडेला की, बात आप करते हैं सिविलाइज्ड नेशंस की, बात आप करते हैं मिसाली जमहूरी मुआशरे की, लेकिन काम आप लोगों के बिल्कुल उलट, बिल्कुल बरक्स। और रही अवाम की बात, तो अवाम से अब उस वक्त तक उम्मीद ना रखें जब तक आप अवाम को कुछ नहीं देते। अवाम अब आप लोगों के मुकदमात लड़ने के लिए बाहर नहीं आने वाले। अवाम बहुत थक चुके हैं या बहुत सीख चुके हैं आप लोगों से। अब सिर्फ आप ही तो ज़हीन पैदा नहीं ना हुए, क्या अवाम बेवकूफ़ है आपकी नज़र में? जमहूरियत 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 सुन सुन कर अवाम थक चुके हैं और जमहूरियत जमहूरियत करके आप लोगों ने अवाम से बड़ा ही बेहतरीन इंतकाम ले लिए। पहले कुछ करके तो दिखाएं। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करना बड़ा आसान है, मुखालिफिन पर तनकीद करना इससे भी ज़्यादा आसान है। मरियम नवाज की हाई कोर्ट में पेशी से अवाम का दोबारा मैं कहूँगी कि क्या लेना देना भाई, क्या लेना देना? शाहिद खान अब्बासी साहब की इमरान खान पर तनकीद से अवाम का क्या लेना देना? नवाज शरीफ की बीमारी से अवाम का क्या लेना देना? ऑपोजिशन के किसी भी मुकदमे से अवाम का क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं अवाम का। अवाम मांगते हैं काम, अवाम मांगते हैं ठोस इक़दामात। अवाम बाहर निकलेंगे तो अब सिर्फ अपने लिए, और उनको निकलना भी अपने लिए ही चाहिए। अच्छा, हालिया इंतखाबात को आप लोग साजिश कहते हैं, चलें भले आप साजिश का नाम दे सकते हैं, लेकिन अब ज़रा सवाल सुनिएगा गौर से। जो हालिया इंतखाबात को साजिश कहता है, अगर चलें आप समझते हैं साजिश है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि साजिश है, लेकिन इस साजिश को अवाम नाकाम बना देते अगर वो अवाम आपके साथ होती। ये साजिश नाकाम हो सकती थी अगर अवाम सड़कों पर होते। और ये भी छोड़ दें आप इन इंतखाबात के ख़िलाफ़, जब आप सब ने मिलकर एहतजाज की ठानी थी तब आप कामयाब हो जाते अगर अवाम आपके साथ होती। आपको भी पता कि अवाम आपके साथ नहीं, कमज़ोर हैं आप लोग, तभी तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस आते, गिरफ्तार ना होते गिरफ्तार ना होते अगर अवाम आपके साथ होती। मरियम नवाज साहिबा जेल ना जाती अगर अवाम आपके साथ होती। नवाज शरीफ को लंदन जाने के लिए बीमार ना होना पड़ता अगर अवाम आपके साथ होती। मरियम नवाज साहिबा को पेशियां ना भुगतना पड़ती अगर अवाम आपके साथ होती। आधी ऑपोजिशन जेल में ना होती अगर अवाम आपके साथ होती। आप लोगों को अपने मुकदमात का दिफा पार्लियामान में
कभी ना करना पड़ता अगर अवाम आपके साथ हो। आप लोगों को सियासी तहरीक के लिए एक मौलाना की खिदमत हासिल ही ना करनी पड़ती अगर अवाम आपके साथ होती। आप लोगों को बार बार APC का इंतजार भी ना करना पड़ता अगर अवाम आपके साथ होती। यानी अवाम का साथ, जितने लोग भी सुन रहे हैं समझिए, अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए नाजरीन। अवाम यानी आप लोग, जमहूर, आप लोग बहुत बड़ी नेमत है इन सियासतदानों के लिए, इन अवामी नुमाइंदों के लिए। अवाम बहुत बड़ी नेमत है। अगर अवाम का साथ मिल जाए तो फिर इन रसूमात की जरूरत नहीं पड़ती जो ये अवामी नुमाइंदे अदा करते हैं। और वो क्या कहते हैं, हर उरूज को ज़वाल है, हर चीज़ फ़ानी है, कुर्सी आनी जानी है। एक वो हाकिम जिसकी ताकतवर बेटी ने एक अरसे तक सबको अपना गुलाम बनाकर रखा, पैसा पानी की तरह बहाया, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस रही, दुनिया में अपने कारोबार फैला दिए, लेकिन अंजाम क्या हुआ, जेल हुई और कौम से माफ़ी मांगी। और एक हमारे मुल्क के हाकिम की बेटी जिन्होंने मुल्क के हर इदारे पर इल्ज़ाम लगाया, अदालतों के खिलाफ जहर उगला, पाकिस्तान समेत लंदन में कई जायदादें इनकी मिल्कियत में थीं। आज उनके वालिद भी बीमारी के नाम पर लंदन में हैं, ये अदालतों में पेशियां भुगत रही हैं, करप्शन के मुकदमात कायम हैं। 3 बार हुकूमत करने के बावजूद इनके वालिद मुल्क को मकरूज करके गए। कौम मुंतज़िर है कि ये बीबी कब माफ़ी मांगेंगी, कब मांगेंगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक अहम इशू पर आज हम बात करेंगे सेगमेंट में। मुल्क के माहीगीरों के एक बड़े मसले पर आज मैं बात करने जा रही हूँ। भारत जो पाकिस्तानी दुश्मनी में आप सब जानते हैं कि हर हद पार करने को हमेशा बेचैन रहता है, बेताब रहता है, वो पाकिस्तानी माहीगीरों को भी बिला जवाज़ कैद करके उन पर तशद्दुद कर रहा है। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत 500 भारतीय माहीगीरों को रिहा किया और इसके जवाब में ज़रा सोचिए, आपको पता है भारत ने सिर्फ 4 पाकिस्तानी माहीगीर रिहा किए और 2 माहीगीरों की लाशें भेजी, लाशें हवाले की। इस पर वफाकी हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाए हैं और इस वक्त कितने पाकिस्तानी माहीगीर भारत की कैद में हैं, ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसी पे बात करने के लिए आज जो मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जी अब्दुल बर साहब। अब्दुल बर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि भारत के पास हमारे कितने माहीगीर इस वक्त कैद हैं और ये मामला है क्या? बहुत से लोग इस मामले को अच्छी तरह से नहीं जानते, समझते। मैं चाहती हूँ कि आज प्लीज़ आप बताएं तमाम लोगों को। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक, जैसा आपने अभी कहा, ये वाकई एक इंतहाई अहम इशू है और इस इशू के लिए देखें यहाँ पर वक्तन फ़क्तन इस तरह के मामला जो है वो देखने में आते हैं कि हमारे माहीगीर जो है वो भारतीय जो फोर्सेस हैं वो हमारे पानियों में से बाज़ औक़ात, बेसिकली ये सी करंट जब होता है, ये एक सर क्रीक का एरिया है कि उस एरिया के पास जब ये जाते हैं तो हवा के ज़ोर से भी अगर वो सरहद के पार चले जाते हैं, देखिए पानी में कोई ऐसा बॉर्डर नहीं होता कि इनको कोई ऐसी निशानदेही हो कि ये भारतीय पानी है ये या कि हमारा अपना पाकिस्तानी वाटर्स है। लेकिन देखें हमारे इस वक्त जो कैदी उनकी कैद में है वो तकरीबन 115 कैदी हैं और अलमिया ये है कि उसमें से कुछ ऐसे कैदी हैं जो 1999 से भारत की कैद में है, यानी कि 21 साल हो गए। 21 साल में अब ये देखें जुल्म की इंतहा ये है कि 21 साल में उनका मुकदमा किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। अगर वो मुजरिम है तो आप उनको सजा दें, अगर वो मुजरिम नहीं है, अगर वो बेगुनाह माहीगीर हैं तो आप उनको ये जो 21 साल जो बगैर किसी गुनाह के या बगैर किसी फर्द जुर्म उनके ऊपर लगाए, आप उनको किस हैसियत से जो है वो जेल में उनको रखा हुआ है। जबकि आपने अभी जैसा कि आपने अभी फरमाया, आपने बताया भी कि ये पाकिस्तानी जज्बा खैर सगाली के तहत हमने यहाँ से इनके तकरीबन कोई 500 के करीब माहीगीर रिहा किए भारत के, और बदले में इन्होंने हमें क्या दिया? बदले में हमें इन्होंने डेड बॉडीज दी जो कि इंतहाई तशद्दुद ज़दा थी। अच्छा अलमिया, आप देखें कि इस पे हमारी, मैं समझता हूँ कि हमारी वजारत खारजा को ये उस वक्त जब ये माहीगीर जब यहाँ से उनके इंडियन माहीगीर जब यहाँ से रिहा कर रहे थे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी वजारत खारजा की इसमें नाअहली है कि आप जब उनकी कैदी दे रहे हैं तो आपने बदले में अपने पाकिस्तानी शहरी क्यों ना मांगे। और ये तो देखिए, एक तो ये है कि आप उनसे अपने कैदी मांग लें। एक मिनट सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप जरा क्लियर कीजिएगा। यहाँ पे आपने कहा कि वजारत खारजा की नाअहली है। यहाँ पे मैं आपसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इस पर आपने वफाकी हुकूमत से राबता किया? अगर राबता किया तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिला, आपको क्या जवाब मिला? जी
बहुत शुक्रिया। देखें, ये वफाकी हुकूमत से हमने कोई एक दफ़ा नहीं, मैंने इस पर कोई, मेरा ख्याल में कोई अगर गिनती में देखे जाएँ कोई 30-35 मैंने खतूत लिखे हैं इस पर। ना सिर्फ वफाकी वजारत खारजा को लिखे, वजारत दाखिला को लिखे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में लिखे, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे। और ये माजी में एक बोर्ड बना था, मतलब आप कितने अरसे से लिख रहे हैं? मैं 2017 से लिख रहा हूं जी। 2017 से मुझे 3 साल हो गए और मुझे ये बाकायदा ये अभी कुछ अर्सा पहले हमने अप्रोच भी किया, वजारत खारजा को अप्रोच भी किया, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये जवाब मिला कि जी हमारे ताल्लुकात बड़े कशीदा हैं। अगर इतने ताल्लुकात कशीदा हैं तो आप फिर उनके माहीगीर क्यों छोड़ रहे हैं? अगर इतने ताल्लुकात कशीदा हैं तो आपके अपने शहरियों की लाशें मिल रही हैं, तो आप कम से कम अगर उनके साथ हमदर्दी नहीं कर सकते तो आप उनके लिए कि 2 अल्फाज मुज़म्मती कह देते। ये भी किसी ने नहीं कहा। देखें, ये तो हमें माहीगीरों को बिल्कुल ही लावारिस कर दिया गया कि माहीगीरों के साथ इस तरह से ज्यादती हो। ये एक गुर्बत से भी गुर्बत की लकीर से भी नीचे का तबका है। ये ऐसा तबका है कि जो बेचारे समंदरों का सीना चीरते हुए अपना रोजगार कमाते हैं रोजाना की बुनियाद पर, और रोजाना की बुनियाद पर अपने घर का जो है वो इनका चूल्हा जलता है। और तो अगर ऐसे तबके के ऊपर इस तरह से बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए, जी इतनी मेहनत करते हैं, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला लाते हैं, यहाँ से हमारा फिश एक्सपोर्ट भी होती है, लोकल भी हम वो करते हैं, लेकिन ये माहीगीर तबके को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। और मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर ये वक्त, अगर आज भी किसी ने इसके ऊपर आवाज़ ना उठाई तो मजबूरन फिर ये माहीगीर जो है वो आलमी अदालत जाने के लिए मजबूर हैं। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम आलमी अदालत के दरवाजे खटखटाएं। अच्छा, यानी अब्दुल बर साहब मुझे बताइएगा, हाँ आपने कहा कि आलमी अदालत, ठीक है, आलमी अदालत जाने के लिए अब आप ये माहीगीरों के शुबे आप वहां जाने के लिए तैयार हैं, तो उससे पहले आप दोबारा कोशिश करना चाहेंगे कि हुकूमत के साथ आप राब्ते में आई, वफाकी हुकूमत को आप दोबारा को खत खताबत का सिलसिला शुरू करेंगे? और साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि आपने कहा 3-3.5 साल से आप ये खत लिख रहे हैं, यानी पीटीआई की हुकूमत से पहले नून लीग की हुकूमत में भी आप खत लिख रहे थे, तब भी ऐसा ही फीडबैक था, यही रिस्पॉन्स था कि नो रिस्पॉन्स? जी बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैं आपको बताऊं कि माजी में मेरे जो इल्म में है, जो मैंने सुनने में आया कि माजी में कोई आज से कुछ 7-8 साल पहले कोई एक जुडिशल बोर्ड बना था जिसपे कुछ इंडियन जजेस थे, कुछ हमारे पाकिस्तान के जजेस थे, उस बोर्ड का ये काम था कि जब इस तरह के कैदी जो गलती से सरहद पार चले जाते हैं, या अगर इस तरह के लोग के जो किसी जुराइम में मुलव्वस नहीं होते, तो उनकी बोर्ड जो है वो उनको वेरीफाई करे, वेरीफाई करके उनके फिशिंग जो उनके क्रू कार्ड होते हैं वो चेक करके उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वो रिहा कर दे उनको। तो चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, तो मेरा ख्याल में उनकी 1 या 2 मीटिंग्स हो सकी। उसके बाद से जो है वो हमारा बोर्ड तो आज तक कायम है, लेकिन इंडिया का जो बोर्ड है उसका आज तक कोई पता नहीं है। क्योंकि देखें, इंडिया ने तो जुल्म के दुनिया में उसने शायद इंडिया ने ये तहिया कर रखा है कि हमने दुनिया में जुल्म की मिसाल कायम करनी है। तो ये तो जुल्म की एक नया एक फिरौन पैदा हो गया, नया एक हिटलर पैदा हो गया मोदी की शक्ल में। कश्मीर में बेइंतहा जुल्म, हमारे माहीगीरों के साथ जुल्म, और जहां ये तो हमारे अपने पाकिस्तानियों के साथ तो उन्होंने दुश्मनों वाला रवैया जब से रखा हुआ है, जब से ये पार्टीशन हुआ था। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी महफूज नहीं है इस मोदी सरकार से। तो ये तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है इनका भयानक चेहरा, और ये जिस तरह से मजालिम ढा रहे हैं। अभी ये जो हमारे माहीगीर, ये जिसकी एक जो भिट आइलैंड का रिहायशी था, अच्छा, बिल्कुल एक जवान आदमी था, इसकी उम्र मुश्किल से मेरे ख्याल में 28-30 साल थी। जी 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 जी, इसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। और इस बेचारे को इतना तशद्दुद किया गया, इसकी जब डेड बॉडी देखी, जी जी जी, तो इसकी डेड बॉडी के ऊपर इतना तशद्दुद किया गया था कि जब हमने वहां से बॉडी रिसीव की है तो शनाख्त में नहीं आ रही थी। तो ये बाकायदा उसके जिस्म पे पत्थरों के निशान थे, पत्थरों से मारा उसको। तो देखिए, ये इस तरह का जुल्म कि अगर कोई भी कैदी हो तो उसके ऊपर आपको उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये मंशियात लेकर जा रहे थे खुदा न खासा यहाँ से पाकिस्तान से, जबकि वो इंतहाई गरीब बेचारे इंतहाई गरीब लोग हैं। अगर वो मंशियात लेकर जा रहे थे तो आप उनको अदालत में पेश करते और अदालत में उनका जुर्म साबित होता, आप सजा देते। हमें भी ये बात करने का मौका नहीं, आपको मारने का किसने दिया? और इतना तशद्दुद करके आप इसको मार रहे हैं। तो ये तो कौन सा कानून ऐसा कहता है कि आप किसी को जो है वो मावरा अदालत जो है वो कत्ल कर दें? तो ये तो कोई भी कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। ठीक।
अच्छा अब्दुल बर साहब, मैं एक और चीज़ पे ज़रा कंफ्यूज हूँ। आपने कहा कि हमने जज्बा खैर से गाली के तहत 500 के करीब भारतीय माहीगीर रिहा किए, लेकिन आप हुकूमत से बहुत मायूस हैं और आपने ये कहा कि जी जब आपका राब्ता हुआ या आप ख़त लिखते रहे तो आपको जवाब जो मायूस कुन मिलता रहा, या तो मिलता नहीं रहा या तो मायूस कुन मिलता रहा। और वहाँ से जिस तरह हुआ कि सिर्फ 4 भारतीय माहीगीर उन्होंने हमारे माहीगीर रिहा किए, जिनमें से 2 की लाशें मिली, और लाशों के साथ भी जिस तरह का सलूक किया गया आप बता रहे हैं, अफसोस ही किया जा सकता है। मुझे ये बताइएगा कि आप इतने मायूस हैं हुकूमत से, या हुकूमत ने जो आपको रिस्पांस नहीं दिया सही तरीके से, तो अब आप कहते हैं जी आप आलमी अदालत इंसाफ में मामला ले जाने के लिए तैयार हैं, तो आपको नहीं लगता कि जितनी मायूस आप हुकूमत से हैं तो आलमी अदालत इंसाफ में जाके तो आप हुकूमत से इस मायूसी का इजहार नहीं करेंगे? तो आपको पहले दोबारा एक दफ़ा कोशिश करनी होगी कि हुकूमत और आप एक पेज पर हो, फिर ये मामला आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाया जाए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का मामला है ना, पाकिस्तान अगर इस चीज़ पे कोई तवज्जो नहीं है, जी बिल्कुल पाकिस्तान का, हमारे ये पाकिस्तानी शहरी है, हमारे लोग हैं, हमारी हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि आप अभिनंदन को, जो एक दहशतगर्द था जो आपके मुल्क पे बाकायदा हमला करने के लिए आया, ये उन्हीं दिनों की बात है कि कुछ माहीगीर हमारे उन्हीं दिनों गिरफ्तार हुए थे, तो आप अभिनंदन को जब छोड़ रहे थे तो उस वक्त ही आप ये बात कर लेते। वो तो एक जंगी कैदी था। आप तो देखिए, आपके ये माहीगीर तो जंगी कैदी तो नहीं है, ये तो बेचारे एक गरीब माहीगीर है, बेज़रर से लोग हैं, ना इन्होंने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया आज तक, ना बल्कि ये तो ऐसी एक कौम है कि जो इंतहाई समझ लें कि अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करने वाली कौम है। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि ये पाकिस्तानी है, इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये गरीब है, इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये अपनी आवाज़ अपने उस फॉरम तक पहुँचा नहीं सकते। तो देखिए, हमने बड़ी कोशिश की अपनी हुकूमत को कायल करने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ अगर हम आलमी अदालत जाते हैं तो हमारी हुकूमत को कम से कम इसमें अगर हमें किसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं तो उनको ज़रूर करनी चाहिए। आप वैसे तो देखें, ये तो वजारत खारजा का काम है कि वो उनकी वजारत वज़ीर खारजा से बात करें। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब काफ़ी जज्बा हमदर्दी रखते हैं हिंदुस्तान के लिए, कश्मीर के लिए। तो आप भाई, हमारे भी माहीगीर ये पाकिस्तानी माहीगीर हैं, ये कहीं किसी दूसरे मुल्क से नहीं आए हुए, ये किसी और मुल्क के शहरी नहीं है, ये वही शहरी हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था। बोल न्यूज़ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसे नहीं चलेगा, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह ये आपका पैगाम पहुंच गया है उन लोगों तक जहां तक आप पहुंचाना चाह रहे थे। और मैं बड़े यकीन के साथ ये बात कहती हूँ कि इंशाल्लाह आपसे राब्ता भी किया जाएगा, आपका ये मसला सुना जाएगा इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे आने के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सदीक, वार्म वेलकम। सदीक से मैं जानना चाहूँगी कि सदीक, सितंबर के हवाले से बहुत लोग जानना चाहते हैं कि सितंबर हमारी पाकिस्तानी सियासत के हवाले से कितना अहम होगा और ख़ासतौर पे नवाज शरीफ साहब का इलाज आखिर कब शुरू होगा। इतने बीमार के चलते फिरते हार्ट अटैक आते थे और इतने बीमार थे कि किसी तरह उनको लंदन जाना था, तो फिर इलाज में इतनी देर क्यों हो रही है? और दूसरी बात जो सुनकर हैरानी हुई, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इलाज कोरोना के खात्मे के बाद शुरू किया जाएगा, यानी फिर इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं वो, क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? जी, आपने जो इंट्रो में जो बात कही, सवाल में जो बात की, वो इम्पोर्टेंट है कि सितंबर जो है, ये हमने पहले ही कहा था कि सितंबर जो है वो स्तंभकर साबित हो सकता है और सितंबर ने अपनी स्तंभगरी जो है वो शुरू कर दी है और उसका पहला निशाना बने हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि बहुत कॉन्फिडेंट थे, जिनका ख्याल था कि अब उनको पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं पूछ सकता, उनको पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं बुला सकता, और मालूम नहीं है कि वो उनके कॉन्फिडेंस की वजह क्या थी। लेकिन आज के उनके लिए ये सरप्राइज़ था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी कर दिया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वो अदालत के सामने सरेंडर करें, वरना उनके खिलाफ इश्तिहारी करार देने की, मफरूर करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। उसके ऊपर तो हम बात किसी और प्रोग्राम में करेंगे कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी अगर वो वापस नहीं आते तो। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट जो एक और मामला अदालत के सामने आया वो ये था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्ते की ज़मानत दी और उसके बाद कहा कि अगर आपने ज़मानत को एक्सटेंड करवाना हो तो आप पंजाब हुकूमत से रजू कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत से रजू किया गया। पंजाब हुकूमत ने 27 फरवरी को नवाज शरीफ साहब की एक्सटेंशन, जो ज़मानत की एक्सटेंशन थी, उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई आम पाकिस्तानी होता, अगर कोई गरीब पाकिस्तानी होता, उसको तो एक पुलिस वाला जाता और गाड़ी में लिटा के और ले आता और उसको शायद 2, 4, 5 उसको लगाई भी जाती और उसको ले आते। लेकिन यहाँ पे फरवरी में ज़मानत मुस्तरद हुई, ज़मानत का स्टेटस ख़त्म हुआ
और अगस्त भी गुजर गया। 1 सितंबर को आकर पता चल रहा है कि उनका कोई स्टेटस नहीं है, जमानत उनकी खत्म हो चुकी है, बगैर जमानत के वो लंदन में बैठे हैं। इस पर अदालत ने बहुत तशवीश का इजहार किया। अदालत ने वफाकी हुकूमत के ऊपर भी सवाल आज उठाया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वफाकी हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग के मुताबिक वहाँ पे हाई कमीशन का नुमाइंदा भेज सकती थी नवाज शरीफ साहब की हालत चेक करने के लिए, उनकी रिपोर्टें चेक करने के लिए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने भी हाई कमीशन के जरिए कोई अपना नुमाइंदा नहीं भेजा। एक और जो आज की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अदालत ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी नोटिस जारी किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और ख़ुद जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो अंडरटेकिंग दी हुई है, जो बयान हल्फी दिया हुआ है, उसके बहुत संगीन जो हैं वो नताइज उनको भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आज की समाज। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में सदीक, ठीक है, ये जो आपने आखिरी इंपॉर्टेंट चीज बताई है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है शहबाज शरीफ साहब को नोटिस के हवाले से, लेकिन अफसोस के साथ कहूंगी, अफसोस ही किया जा सकता है कि ये लोग नोटिस को कुछ समझते हैं, मतलब कानून को कहना नहीं चाहिए लेकिन एक कानून से खुद को बालातर समझते हैं। चले मैं ये नहीं कहती कि कानून को मजाक समझते हैं, लेकिन खुद को एक कानून से बालातर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि अगर पेशी होती है इनके किसी कायद की या कायद की बेटी की, तो वहाँ पे इतनी हुल्लड़बाजी, इतने कारकुनान के पूरे लाओ लश्कर समेत वहाँ जाना ज़रूरी होता है। कैसे ट्रेंड ये सेट करते हैं और क्यों बाज नहीं आ रही? देखिए, ये आप और मैं नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये दो टोक कहा हुआ है, अपनी एक तकरीर में कहा हुआ है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं और ख़ास तौर पे जो अदलिया है, और उसमें भी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उस वक्त खोसा साहब थे और उनके बाद गुलजार साहब ने अभी आना था, तो उन्होंने दोनों जजेस को, यानी उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सैयद खोसा साहब को और उनके बाद जो हैं जो मौजूदा हैं जस्टिस गुलजार साहब, इन दोनों को ये कहा था कि पाकिस्तान में इस तासुर को ख़त्म होना चाहिए कि यहाँ पर ताकतवर के साथ कुछ और सलूक किया जाता है, कमज़ोर के साथ कुछ और सलूक किया जाता है। उसकी मिसाल आपके सामने है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी बेल ख़त्म हुई, ना वफाकी हुकूमत ने अदालत से रजू किया, ना नैब ने रजू किया। पंजाब हुकूमत ने ख़त ज़रूर लिख दिया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने भी प्रॉपर कोई दरख्वास्त दायर नहीं की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी जो बंदा हमारी कस्टडी में था और आपने उसको 8 हफ्ते की ज़मानत दी थी, अब 8 हफ्ते की उसकी ज़मानत जो है वो हमने मुस्तरद कर दिया है, ये उसका स्टेटस है, अब वो ज़मानत उसकी ख़त्म हो चुकी है और आप देखें आपने क्या हुक्म जारी करना है। और आज जो है वो ऐसे समझें कि वो कोई 6-7 माह बाद ये इंकशाफ हुआ कि वो जो साहब हैं, जो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं, वो उनकी ज़मानत ख़त्म हो चुकी है और किसी को पता ही नहीं है, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने कोई बात नहीं की। और मुस्लिम लीग नून वाले भी मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। उन्होंने भी कहा कि वो पाकिस्तान में अक्सर चीज़ आपको पता है वो जुगाड़ लग जाते हैं, तो उनका ये जुगाड़ लगा हुआ था कि जुगाड़ लगा हुआ है तो लगा रहे, बस कोई नहीं पूछ रहा तो खामोश बैठे रहो। लेकिन आप बता अच्छा, फिर सदीक एक सवाल है ना, अगर आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं जुगाड़, ठीक है ठीक है, जुगाट वाली आप बात कर रहे हैं, जो जुगाट लगे होते हैं लोगों के, उससे इमेज किसका ख़राब होता है, सवालिया निशान किस पर लगता है, वीकनेस किसकी जाहिर होती है? पूरे निज़ाम पे सवालिया निशान है, निज़ाम एहतसाब पे, निज़ाम इंसाफ पे, हुकूमत के ऊपर, सब इदारों के ऊपर एक सवालिया निशान है। जैसे मैंने आपको कहा कि हुकूमत ने तो एक हुकूमत तक अपना आधा टेन्योर पूरा कर लिया ना। इस हुकूमत का जिक्र मैं स्पेशली इसलिए कर रही हूँ सदीक कि ये जो हुकूमत आई है पीटीआई की हुकूमत, ऑलमोस्ट आधा टेन्योर पूरा हो गया ना। अब ये तो ये दावा करके आई थी कि 22 साल हमने स्ट्रगल की है, मेरिट पे काम होगा, मेरिट पे तमाम लोग आगे आएंगे, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, निज़ाम को चेंज किया जाएगा, निज़ाम की तब्दीली होगी। इनका तो नारा ही तब्दीली था। लेकिन अगर अब टेन्योर के दरमियान तक जाके आधा टेन्योर ख़त्म होने के बाद भी हमें कोई तब्दीली नज़र ना आए, सिर्फ बातों में सुनाई दे, तो फिर सवाल तो बनता है ना सदीक। जी आप सही कह रही हैं, और ये इनके लिए चैलेंज होगा, ये टेस्ट केस होगा हुकूमत के लिए कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो उसके बाद हुकूमत को ये अदालत ये हुक्म देगी कि इस सज़ा याफ्ता मुजरिम को गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया जाए। फिर हुकूमत का इम्तिहान शुरू हो जाएगा कि हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम करती है। मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन कम अज़ कम संजीदा एफर्ट जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो नज़र आनी चाहिए। अब और दूसरा जो मामला है, ये तो बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं सेट हो जाएगा सदीक जान, अगर गिरफ्तार करके इतने बड़े मुलजिम को पाकिस्तान वापस लाया जाए, जो 3 बार पाकिस्तान का वजीर आजम रह चुका है, बीमारी का बहाना करके बाहर गया, कुछ हफ्तों के लिए गया और वापस ही नहीं आया, तो बहुत बड़ा ट्रेंड सेट हो जाएगा अगर गिरफ्तार होकर वापस आ जाएं, अगर खुद नहीं आते तो। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? देखिए, ट्रेंड सेट करना भी चाहिए, कोशिश करने से हो सकता है। और आज अदालत ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। मैं समझता हूँ आज की हेयरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सवाल था तो वो ये सवाल था कि जितना नवाज शरीफ साहब की हालत तशवीशनाक और संगीन बताई गई थी, जितनी उनकी बीमारियां बताई गई थी, उसके मुताबिक तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए था।
आज ख्वाजा हारिस साहब से पूछा गया कि ख्वाजा साहब ये बताएं कि बिल्कुल, ये तो सबसे पहला सवाल ये बनता है, बिल्कुल, क्या वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं है। इस पे जजेस बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा जितनी हालत ख़राब बताई गई है उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए था, और आप कह रहे हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं है। तो इससे वाजे हो गया, अदालत को भी, जजेस को भी नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी महज एक ड्रामा है, और नवाज शरीफ साहब ने अपने अमल से ये साबित किया कि वो बीमार नहीं है। आप देखें ना, कोरोना पे डाल दिया है कि कोरोना का खात्मा होगा तो उनका इलाज होगा। मुझे बताएं, क्या पूरी दुनिया में जिस मुल्क में भी कोरोना था, जितना मर्जी पीक पे था, इमरजेंसी प्रोसेस जो है, प्रोसीजर हर जगह पे हो रहे थे, तो उससे फिर बेहतर है अगर नवाज शरीफ साहब को वहाँ कोरोना का मसला, तो यहाँ पे इमरान खान की हिकमत अमली जो है वो कामयाब रही है, कोरोना पे पाकिस्तान ने काबू पा लिया है। तो अब वो आ जाए यहाँ पे इलाज करा लें, क्या ज़रूरत है फिर यूके में बैठे हुए हैं। तो यूके में अगर अस्पताल नहीं खुले हुए, बकौल मियाँ साहब के कि वहाँ अस्पताल बंद हैं और वहाँ पे ऑपरेट नहीं हो रहे, तो मियाँ साहब आ जाए पाकिस्तान आकर इलाज करवा लें। और अब तो ये साबित भी हो गया है कि जो यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट्स ने जो रिपोर्टें दी थी वो सारी जो हैं वो झूठ साबित हुई हैं कि जी वो इतनी शदीद हालत ख़राब है कि 24 से 48 घंटों में किसी लंदन के बड़े अस्पताल में दाखिल कराना पड़ेगा। ना वो दाखिल हुए, यहाँ तक कि प्लेटलेट्स की एक रिपोर्ट उन्होंने नहीं भेजी। जब से वो लंदन गए हैं एक रिपोर्ट भी प्लेटलेट्स की नहीं भेजी। मेरे पास 20 सेकंड से आपका लास्ट कमेंट जैसे मैं लेती हूँ, और आज मैं सिद्दीक की ऑनियर तारीफ करना चाहूंगी। मैं सिद्दीक से कहती हूँ, सिद्दीक 20 सेकंड है लास्ट कमेंट। सिद्दीक बिना बड़ा टाइम का ख्याल रखते हुए 10 सेकंड में अपना जवाब मुकम्मल कर लेते हैं, और ये जो एबिलिटी है वो सब लोगों में नहीं होती है। अच्छा, इसके हवाले से मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आप बता रहे कि झूठ पकड़ा गया या झूठ बोला बीमारी का, और तमाम लोग ये बात जानते हैं, तो इस शख्सियत का जिसका नाम नवाज शरीफ है, जो पाकिस्तान का 3 बार वज़ीर आज़म रहा, इस झूठ से इनका किरदार कितना मशकूक बन गया? इनका किरदार मशकूक क्या बनना है, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट 17 बार लिख चुकी है कि ये झूठे हैं, बददियानत हैं, और इस ख़ानदान के नज़दीक ईमानदारी, दयानतदारी और सच्चाई की कोई वक़्त नहीं है। क्या जवाब है, बेहतरीन जवाब। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। इन मुलाकातों की कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।